Hello everyone. Today we are going to discuss an important topic of modern India history, revolt of 1857. बहुत important topic है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडियंस के एफर्ट से फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि शायद वो इंडिया में अपने रूल को बचा नहीं पाएंगे। एक ऐसा रिवॉल्ट जहां इंडियंस ने अपनी पावर को शोकेस किया। Though they were not united in their effort, but then also एक ऐसा एफर्ट, एक ऐसा वाइड स्केल मूवमेंट, नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट कवर करता हुआ मूवमेंट, जिसने ब्रिटिश एम्पायर की पूरी जड़ों तक को हिला दिया। एंड देन उसके आउटकम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश तक करनी पड़ी और ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि अब हम रूल करेंगे। सो ऐसे ऐतिहासिक रिवॉल्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, रिवॉल्ट ऑफ 1857। बहुत सारे ब्रिलियंट लीडर से इन्वॉल्वमेंट, उसके अलावा पूरा स्ट्रेटेजिकली अलग अलग तरीके से कैसे टैकल किया गया उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सो फोकस रहेगा हमारा इस लेक्चर में कॉजेस क्या थे, कौन कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे और आउटकम क्या हुआ। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि इससे पहले इंडिविजुअल फाइट तो कर रहे थे इंडियंस, बट इतने मैसिव लेवल पे इतने ज्यादा इंडिविजुअल प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके पहली बार एक स्ट्रगल हो रहा था। सो ये एक तरीके से ऐसा है कि गोल कॉमन है, इवन दो सब अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए लड़ रहे हैं। सो ये उसी टाइप का एक स्ट्रगल था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज कोटेड बाय मिस्टर वी डी सावरकर। कार्ल मार्क्स ने भी इनको लगभग इसी रेट पे रिव्यू किया है। सो उसके बारे में पढ़ते हैं, कॉजेस क्या थे। अब आप सबको पता है, जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में धोखे से, मीर जाफर के धोखे से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पे कब्जा करती है। इतिहास हमेशा धोखेबाजों को याद रखेगा। जैसे आज की डेट में मीर जाफर को अच्छा नहीं माना जाता, इवन आज की डेट पे। तो मीर जाफर के धोखे की वजह से सिराजुद्दौला हारे और बंगाल ब्रिटिशर्स के हाथ में गया। 1757 से 1857 तक पूरे इंडिया में ब्रिटिशर एक्सपेंड किए और इस एक्सपेंड करने के टाइम पे उन्होंने अपनी अलग अलग पॉलिसीज अपनाई। एक्सपेंशन करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन करते थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते थे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं थी। वो आजाद पंछी की तरह इंडिया में दाना चुगता था और उड़ के अपने घोंसले में बैठ जाता था। कोई जिम्मेदारी नहीं है, इंडियंस मरे तो मरे, उनके प्रॉफिट में कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो इंडिया में इसी तरीके से रूल कर रहे थे। सो इन सारी चीजों के बीच में जो डिफरेंट 100 साल के पूरे प्रोसेस में ब्रिटिशर्स ने अलग अलग चीजें ट्राई की। 1757 से 1857 तक ब्रिटिशर्स ने एक जो मेन गोल था, मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने सारी चीजें की। उन्होंने ट्राइबल्स को तंग किया। ट्राइबल्स को कैसे तंग किया कि हाँ जी, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एग्रीकल्चर है जी। तो एग्रीकल्चर है जी, तो एग्रीकल्चर को अगर बढ़ाना है, इनकम बढ़ानी है, तो एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ा सकते हैं। अब एरिया कहां से आएगा जी, ट्राइबल्स को उनके एरिया से हटाओ और ट्राइबल्स का जो फॉरेस्ट वाला एरिया है जहां पे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, वहां परमानेंट एग्रीकल्चर कर दो। दूसरा, जो लेबर काम करती है उसको सैलरी कम कर दो। सो ये एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करो, लेबर की सैलरी कम कर दो, इनपुट कॉस्ट कम कर दो, ताकि आउटपुट में प्रॉफिट बढ़ जाए। साथ ही साथ मार्केट को कैप्चर कर लो। अब मार्केट को कैप्चर कैसे किया जाए, सिंपल तरीका है, कंपटीशन खत्म कर दो। जियो वाला एग्जांपल ले लीजिए कि जियो जब स्टार्ट किया था तो बहुत सारे प्लेयर थे, बट जियो के पास इतना जेब में पैसा था कि वो ओपनली बहुत फ्री में सर्विसेज दे पाया। एंड साथ में कॉम्पिटिटिव कंपनीज देखिए, टेलीनॉर, यूनिनॉर सब बंद हो गए क्योंकि वो उस कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते थे, उनके पॉकेट में इतने पैसे नहीं थे। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, जो जियो क्या करना चाहता है, पूरे मार्केट को मोनोपलाइज करना चाहता है।
अब ब्रिटिशर्स के पास तो और एक्स्ट्रा पावर है, उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद किया, डिस्ट्रॉय किया, हैंडलूम्स को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है और उनके वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई हैं कपड़े बनने की। अगर इंडिया में भी कपड़े बनते रहे तो लोगों के पास दो ऑप्शन रहेंगे, इंडियन क्लोथ खरीदे या ब्रिटिश क्लोथ खरीदे, जो कि कंपनी या मैन्युफैक्चर किए जा रहे कंपनीज में। अब कंपटीशन चाहे कितना भी हो, छोटा ही क्यों ना हो, वो इफेक्ट करता है आपकी सेल पे। yippee चाहे ना ही बिकता हो, लेकिन मैगी की सेल पे फिर भी इफेक्ट करता है। तो मार्केट को मोनोपलाइज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद किया, हैंडलूम्स को बर्बाद किया, टेक्सटाइल को बर्बाद किया। पूरा मार्केट, तो हर इंसान परेशान है, जो काम करते थे उनका काम खो गया, वो लोग एग्रीकल्चर में चले गए। उसके अलावा जो राजा है वो परेशान है, क्योंकि वन बाय वन पूरे एरिया पे कैप्चर करते जा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। क्यों? रिसोर्सेज लेके चले जा रहे हैं इंडिया से। इंडियंस को नींबू समझ लिया है और खुद को वो नींबू का जूस निकालने वाली मशीन, कि दबाते रहो जब तक पूरा निकल ना जाए। सो चाहे मैक्सिमम फोर्स का यूज क्यों ना करना पड़े। तो इंडिया की हालत वही दबे हुए पिचके हुए नींबू की तरह हो गई थी, कि जूस उसका पूरा निकल चुका है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो लोग फिर रिएक्ट करते हैं। तो ये 100 साल का गुस्सा था, जो हल्के हल्के पहले भी दिखा था, बट अब ये एक तरीके से पूरा आउटबस्ट हो गया। जैसे डैम में पानी हल्का हल्का जुड़ता रहता है, अब ये अचानक से पूरा तोड़ के बाहर निकल आया। अब डिसकंटेंट की बात करते हैं। बहुत बुरी तरीके से ये 100 साल इन्होंने रूल किया, बच्चे से लेके बूढ़े तक, आदमी से लेके औरत तक, ट्राइबल्स नॉन ट्राइबल्स सबको परेशान किया। क्यों? क्योंकि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, सिर्फ एक चीज के लिए है, वो पैसा कमाना है, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। तो ये सारी पॉलिसीज में उन्होंने इंडियंस के कल्चर को भी नहीं छोड़ा, रिलीजन को भी नहीं छोड़ा, सब चीजें वो चेंज करते रहे। अपने हंटर के दम पे वो सारा सिस्टम चेंज करना चाहते थे। इन सारी चीजों से परेशान होके इंडियंस ने रिवॉल्ट में बैनर उठाए, और उसके बहुत सारी वजहें थी, उन वजहों को डिस्कस करते हैं। अब कॉजेस की बात करते हैं। मैंने जैसा बताया, सारे लोग परेशान थे। जैसे होते नहीं कि कुछ ऐसे मेंबर होते फैमिली में जिनसे सब परेशान होते हैं, सो ऐसे ही सब परेशान थे, चाहे वो रूलर हो, चाहे पीजेंट हो, चाहे ट्रेडर हो, सब सबका नुकसान हो रहा है। एग्रीकल्चर कर रहे तो एग्रीकल्चर बेनिफिशियल नहीं रहा, इंडस्ट्रीज में जो काम करते थे इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। राजा है, उनको इस बात का डर है कि ब्रिटिशर कब्जा ना कर ले, कईयों पे वो ऑलरेडी कर चुके हैं। जो आर्टिस्ट थे उनको काम मिलना बंद हो गया है। उसके अलावा इंडियंस एक लेबरर, एक स्लेव की तरह काम कर रहे हैं। कॉजेस को 6 पोर्शन में डिवाइड करते हैं: पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो रिलीजियस, मिलिट्री और इमीडिएट। ये 6 कॉजेस को हमने ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा है इमीडिएट, इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पॉलिटिकल कॉज क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक कॉज। ऑलरेडी बताया मैंने कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। ब्रिटिशर को एक ही चीज चाहिए थी कि पैसा कैसे मैक्सिमम हो, इसलिए उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, पीजेंट से टैक्स मांगा, और थोड़ा मोड़ा नहीं, हैवी टैक्स। अब पीजेंट अपना जो भी प्रोड्यूस करते थे, अगर उसका एक शेयर मांगा जाता था, जैसे 1/3, 1/4, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाते थे तो उनकी लैंड को कॉन्फिस्केट कर दिया जाता था। अब अपनी लैंड को बचाने के लिए, कि लैंड उनकी कॉन्फिस्केट ना की जाए, वो मनी लैंडर से लोन लेते थे या ट्रेडर से लोन लेते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका 100 रुपए का अनाज हो रहा है तो आपको 50 रुपए टैक्स देना है। अब किसी साल ऐसा हुआ कि आपका अनाज ही 50 रुपए का हुआ, अब आप सारा तो टैक्स नहीं दे सकते, इसलिए अब क्या सोचेंगे आप, कि अगले साल शायद बेटर हो जाए, इस साल मनी लेंडर से पैसे उधार लेके ये टैक्स वाला पैसा पूरा कर देता हूं। तो टैक्स वाला पैसा पूरा किया और आपने हैवी इंटरेस्ट पे पैसा उठा लिया।
अब अगले साल भी आपकी फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर आप डेट ट्रैप में फंसते गए और मनी लेंडर आप पे पैसा चढ़ाता जाएगा। सो ये सारे तरीके से हल्के हल्के जो पीजेंट्स थे, जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वो अपना एग्रीकल्चर को परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा हर बार कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट, कभी इजारेदारी सिस्टम ले आए, कभी परमानेंट सेटलमेंट ले आए, कहीं रैयतवारी ले आए, कभी मालवारी ले आए। इनको हम एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोटिव ये नहीं था कि एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया जाए, मोटिव ये था कि जेब में मोटी मोटी गड्डियां भरी जाएं ताकि पैसा इंजॉय कर सके, ताकि अपने देश में जो नहीं है कि मलाई खा सके। जो लोग यहां बैठे थे ऑफिसर, वो अपनी पॉकेट्स भरना चाहते थे। सो इसके साथ साथ इंडियन इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और इंडिया के जो भी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे उन पर टैरिफ लगा दिया गया। टैरिफ लगाया गया ताकि इंडिया का जो गुड है वो इंटरनेशनल मार्केट में हाई रेट में बिके, और वो हाई रेट में बिकेगा तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं, तो यानी इंडिया के गुड की डिमांड कम हो जाए और फॉरेन मशीन मेड गुड बिकता रहे इंटरनेशनल मार्केट में। तो इंडिया की जो ट्रेड या थोड़ी बहुत होती भी थी उसको भी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। देश जो एक सोने की चिड़िया था ना, लूट खाया, कौड़ियों के भाव लोहे के भाव का बना दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत दिक्कत है, हर जगह इंडियंस को परेशान कर रखा है। सर थॉमस मुनरो कह रहे हैं कि चेंजेस लाओ, इंडियंस को जॉब दो, इंडियंस से काम करवाओ, लेकिन नहीं, कोई भी ऐसा स्टेप ब्रिटिशर्स ने इसके लिए नहीं लिया। उसके अलावा करप्शन भर भर के है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। साथ ही साथ इंडियंस को आदत थी पर्शियन लैंग्वेज की, यानी फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जिंदगी भर वेजिटेरियन खाना खाता रहा है और आप उसको जबरदस्ती नॉन वेज कैसे खिला सकते? तो पर्शियन लैंग्वेज की आदत थी। ब्रिटिशर ने कहा नहीं, इंग्लिश यूज होगी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडियंस को परेशान करते हैं, इंडियंस अपनी कंप्लेन लेके जुडिशरी के पास जाए तो वो सिस्टम बड़ा कॉस्टली है, मैकेनिकल है और बहुत टाइम लगता है। पीजेंट्स को हैवी टैक्स देना पड़ता है। पीपल हमेशा अपनी प्रॉपर्टी के लिए इनसिक्योर फील करते हैं कि आज है या कल नहीं होगी, अपनी लाइफ आज है कल नहीं होगी, अपनी इज्जत आज है कल नहीं होगी। उसके अलावा इंडियंस को कोई जॉब नहीं, ना सिविल जॉब ना मिलिट्री जॉब, एजुकेटेड इंडियंस को भी कोई जॉब नहीं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल कॉज। डलहौजी भैया आए थे सपना लेके कि इंडिया को लूटेंगे, इंडिया को कब्जा करेंगे। इसके लिए इन्होंने लेके आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कोई राजा है, राजा का अगर कोई लीगल हायर नहीं है, यानी रियल सन नहीं है, तो वो पूरी प्रॉपर्टी ब्रिटिश एम्पायर के पास चली जाएगी। अगर कोई अडॉप्टेड सन भी है तब भी ये चीज लागू हो जाएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी वो सारा स्टेट ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेंगे। सो ये एक्चुअली में तरीका था कि कैसे इंडियन स्टेट्स को कब्जा में लिया जाए। इसी के नाम पे झांसी को कब्जा किया गया, सतारा को कब्जा किया गया, नागपुर को कब्जा किया गया, और अवध जो कि इनका अच्छा साथी था, जो हमेशा साथ देता आया था 1765 की ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के बाद से, उसको भी कैप्चर कर लिया। उसको बोला कि आपके यहाँ करप्शन बहुत है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। जो यानी ये कंडीशन फॉलो फुलफिल कर रहा था उसको बोला कि आपके यहाँ मेल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सारी चीजें डलहौजी, उससे पहले सब्सिडरी अलायंस भी आ चुका था। सब्सिडरी अलायंस, ब्रिटिशर्स क्या कहते थे इंडियंस राजाओं से कि आप राजा हैं जी, आपके दुश्मन बहुत है सर। बड़े प्यार से समझाते थे कि सर आपके दुश्मन कितने हैं आपके चारों तरफ, आप कैसे इनका सामना करेंगे? परेशान मत होइए, हम हैं। आप एक काम करिए, हमारी मॉडर्न सोल्जर ले लीजिए, बहुत अच्छे सोल्जर हैं साहब, ऐसे सोल्जर पूरे बाजार में नहीं मिलेंगे आपको। इंडियंस को भी लगा, इंडियन राजा को, कि अरे बहुत अच्छी चीज है, अच्छे सोल्जर आ जाएंगे तो शायद अच्छा डिफेंस हम कर पाएंगे। फिर
अब आपके पास जो इतने लोग हैं, इतने जो आपके लोकल सोल्जर हैं, उनको हटा दीजिए, अब ब्रांडेड सोल्जर लाए हैं आपके पास, एकदम गोरे चिट्टे, बढ़िया हथियार है इनके पास, इंडियंस वालों को हटा दीजिए, इंडियन सोल्जर हटा दिए गए, या उनकी जो सोल्जर के नंबर थे वो कम हो गए। अब इसमें क्या है, हल्के-हल्के ये लोग जो मॉडर्न सोल्जर हैं, जो मॉडर्न ऑफिशियल्स हैं, ये इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लग जाते थे, और जो इंडियन राजा अपने टोटली डिपेंडेंट हो गया इन सोल्जर्स पे। इनकी सैलरी भी ये दे रहा है, लेकिन ये जो सोल्जर है एक्चुअली में इनडायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल्स का काम कर रहे हैं, ब्रिटिश एम्पायर का। तो बेचारों को ऐसे मतलब जहर चटाया गया रसगुल्ले के ऊपर निचोड़ के। रसगुल्ला होता है या स्वीट डिश चॉकलेट के ऊपर निचोड़ के जहर चटाया गया, और इंडियंस ने कहा वाह, मजा आ गया, ऐसे चॉकलेट ऐसी रसगुल्ले तो हमने कभी खाए नहीं। तो सब्सिडरी अलायंस का लालच दे दे के इंडियंस की आर्मी को बर्बाद किया गया और कब्जा किया गया। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। पहले सब्सिडरी अलायंस आया, देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया। सब्सिडरी अलायंस से आपका हैदराबाद वाला एरिया, इवन बाद में मराठा एम्पायर वाला एरिया, ये सारे एरिया को कंट्रोल किया। साथ ही साथ बहुत सारे मुगल रूलर थे, मराठा रूलर थे, उनको पेंशन अनाउंस कर रखी थी इन्होंने। कैनिंग के टाइम पे इन्होंने कहा अब पेंशन बंद। जी बहुत खर्चे उठा लिए तुम्हारे, तुम बड़ी डिमांडें करते हो कि तुम ड्रैगन फ्रूट खाओगे, तुमको गुलाब गुलदस्ते भी चाहिए, सब बंद, फिजूल खर्ची बंद। मुगल रूलर को और बहुत सारे रूलर्स की जब ये पेंशन बंद की, तो उन्होंने कहा कि आपने हमको हमारी राजपाट छीना और हमको पेंशन दी, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब आप हमारी पेंशन भी बंद कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इंडियन मुस्लिम्स यानी मुगल रूलर की पेंशन छीनने पे इंडियन मुस्लिम्स बड़े नाराज हुए। बहुत सारे रूलर्स भी नाराज हुए, नाना साहब नाराज हुए कि हमारी पेंशन क्यों बंद की गई। तो ये थे पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस में ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन भी आएगी, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या डायरेक्ट एनेक्सेशन जिसकी हम बात कर चुके हैं। इंडियन रूलर्स और चीफ बहुत सारे हटाए गए थे, तो बाकियों को यह डर लग रहा था कि कल उनका नंबर आया है, आज हमारा नंबर आएगा। ठीक है, तो वही है, मिर्जापुर का डायलॉग है कि हाँ जी सबका नंबर आएगा, इस टाइप का कुछ। सो उनको भी डर लगता था। रानी लक्ष्मीबाई के अडॉप्टेड सन को परमिट नहीं किया गया गद्दी पे बैठने के लिए झांसी पे। सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर सबको अनेक्स कर दिया गया। अवध को अनेक्स किया गया कि आपके यहाँ तो करप्शन बहुत है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। नोबल्स, ऑफिसर, रिटेनर सबको जॉबलेस कर दिया गया। अवध जो कि एक लॉयल स्टेट था ब्रिटिशर का, वो अब डिसकंटेंट में आ गया, इंट्रीग में आ गया। रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस इंपॉर्टेंट है, समझना थोड़ा क्रिटिकल है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इंडियंस फ्रॉम एशियंट पास्ट कुछ चीजें फॉलो करते आ रहे थे। ओरिजिनली रिलीजन एकदम प्योर थे, बट उसमें बहुत सारे सोशल एबिल्स मिलते गए, एंड लोग इनको ब्लाइंडली फॉलो करते गए, और ये अब रिलीजन का पार्ट हो गए। अब ब्रिटिश कह रहे हैं कि नहीं, जो आप सती करते हैं वो गलत है, या आप और जो सारी चीजें हैं, विडो की रीमैरिज अलाउ नहीं है, जो आप करते हैं वो गलत है। ब्रिटिश अपने आप को समझ रहे हैं कि वो पढ़े लिखे, मॉडर्न है, लिबरल हैं, और ये चीजें चेंज होनी चाहिए, लेकिन इंडियंस के हिसाब से आप उनके रिलीजन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप फोर्सफुली चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे हैं जो कन्वर्ट करा रहे हैं, हिंदूज को मुस्लिम्स को कन्वर्ट करा रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन ऐसी है जो हिंदूज और मुस्लिम्स को चेंज कर रही है, उनको कह रही है कि आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो। साथ ही साथ रेलवे और टेलीग्राफ, ये सारी चीजें आई हैं। एक सस्पिशन पैदा हो रहा है लोगों के मन में कि ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन इनसे छेड़छाड़ करने वाले हैं। जिस चीज को हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, जिसको हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, कि बाहर के आए हुए लोग उसको चेंज क्यों कर रहे हैं। तो ये चीजों से बहुत गुस्सा हुए। कभी भी इंडिया में या किसी भी देश में चले जाइए, रिलीजन बहुत ही डियर होता है एक इंडिविजुअल को। आप उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, चाहे वो लॉजिकल हो चाहे वो इलॉजिकल हो, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। और आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, आप चेंज करने पे लगे हुए हैं।
तो ये वजह बनी सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। मिलिट्री कॉज की बात करते हैं। इंडियन लगभग 87 थे और अराउंड 12 to 13% ब्रिटिशर थे ऑफिसर्स। इंडियंस को इंफीरियर ही माना जाता था कि जब भी ऑफिसर जाएगा सैल्यूट करेगा, इंडियंस इंफीरियर रहेंगे। इंडियन सोल्जर्स को कम सैलरी दी जाती थी यूरोपियन सिपाही से। साथ ही साथ इंडिया के कल्चर में एक अनरिटन रूल था कि आपको अपने होमलैंड को छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन ब्रिटिशर कहते थे कि नहीं, आप दूर दूर जाके सर्व करिए, आप ब्रिटिश एम्पायर के सोल्जर हैं, आपको सर्व करना पड़ेगा। यहां तक कि लॉर्ड कैनिंग ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में ये अनाउंस किया कि सिपाही को रेडी रहना चाहिए, चाहे वो ब्रिटिश लैंड पे या कहीं पे भी उनको सर्व करना हो। यानी जो कल्चर ने जिस चीज को प्रोहिबिट कर रखा है, ब्रिटिशर उसको फोर्स कर रहे हैं थ्रू आई एक्ट, और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इमीडिएट कॉज की बात करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। गन है, गन के लिए आपको पता है बुलेट चाहिए होती है। इसको गन मान लीजिएगा, लग नहीं रही होगी लेकिन मान लीजिएगा। इनिशियल टाइम में पाउडर मिक्स किए जाते थे, दो टाइप के पाउडर मिक्स करके उनके बाद एक आयरन की रॉड मारी जाती थी और उसके बाद फायर किया जाता था। अब जो भी इंडिविजुअल है, जो भी सोल्जर है, उसको दोनों कैरी करने हैं, दोनों पाउडर। ये बड़ा मुश्किल है इसको बारूद को कैरी करना। तो एक एनफील्ड राइफल आई जिसमें नए कार्टिलेज आए। अब उस कार्टिलेज में क्या था कि ये दोनों पाउडर मिक्स किए हुए थे। यहाँ पे बाइट करना है आपने, ताकि ये दोनों चीजें मिक्स हो जाए, ये बारूद बाहर आ जाए। देन इसको आपने गन में डालना है एंड देन फायर करना है। तो दोनों वही बारूद इसमें है, लेकिन अब इसको आपको चबाना है और ये बुलेट की शेप में आपको कैरी कर सकते हैं, इवन दो बड़ी थी। कोई इशू नहीं है। पर लोगों को पता चला, सोल्जर को, कि जो ये इसकी कवरिंग है इस पे ग्रीस लगा हुआ है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ग्रीस लगा हुआ है वो पिग के फैट से बना हुआ है, काऊ के फैट से बना हुआ है। काऊ की हिंदूज पूजा करते थे एंड पिग को टैबू मानते थे। पिग का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे मुस्लिम्स। दोनों को ये बात पसंद नहीं है कि आप हमारे रिलीजन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल गई थी इनडायरेक्टली, लेकिन इंडियंस के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि आप एक तरीके से गाय खिला रहे हैं उनको, या पिग खिला रहे हैं, वो चीज जो उनके रिलीजन में बिल्कुल मना की गई है। इसी का रिवॉल्ट करते हुए मंगल पांडे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर, इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया और मना कर दिया और अपने जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनको शूट कर दिया। इनको सजा सुनाई गई 8 अप्रैल को। हल्के हल्के ये मामला 9 मई को मेरठ तक पहुंच गया। मेरठ के सोल्जर्स ने भी रिफ्यूज कर दिया एंड 10 मई को ये पूरा रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, क्योंकि उन सोल्जर्स से कहा गया कि आपको 10 साल की सजा सुनाई जाएगी अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं। उन्होंने कहा सजा तो मिलनी ही है, कल मिले इससे अच्छा है। अब हमारा टाइम आ गया है, अब थोड़ा लड़ लिया जाए। बहुत हो गई तुम्हारी ये गोरी सरकार की नौकरी करते करते, बहुत समय बीत गया, अब लड़ने का टाइम है। लड़ाई जी चालू हो गई। सबसे पहला बहरामपुर में थोड़ा दिखा 2 फरवरी 1857 को। 8 अप्रैल को मंगल पांडे 13th नेटिव इन्फेंट्री बंगाल के मेंबर, इन्होंने सार्जेंट मेजर पे गोली चला दी और जैसे ही चलाई इनको अरेस्ट कर लिया गया और पूरी इनकी यूनिट को डिसबैंड कर दिया गया। 10 मई को रिवॉल्ट मेरठ में हो गया स्टार्ट। 11 से 30 मई तक मेरठ के और बाकी आसपास के एरिया के सोल्जर गए दिल्ली और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना राजा माना और अनाउंस किया कि यही हमारे रियल रूलर है। हल्के हल्के दिल्ली, बॉम्बे, अलीगढ़, फिरोजपुर, बुलंदशहर, इटावा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, इन सब जगह लड़ाई स्टार्ट हो गई। जून आते आते ग्वालियर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, लखनऊ, भरतपुर, सब जगह लड़ाई स्टार्ट हो गई। अगस्त आते आते इंदौर, मऊ, नरबुडा, इन सब एरिया में ये रिवॉल्ट फैल गया।
सितंबर तक आते आते ब्रिटिश एम्पायर ने वापस एरिया को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। दिल्ली सबसे पहले कैप्चर हुआ सितंबर में। नवंबर में जनरल विंडहैम को हराया कानपुर में नाना साहिब ने, बट सर कॉलिन कैंपबेल के अंडर दोबारा फोर्स भेजी गई और कानपुर को वापस कब्जा कर लिया गया। लखनऊ को भी कब्जा कर लिया गया, झांसी को भी कब्जा कर लिया गया, बरेली, कल्पी, जगदीशपुर सबको कब्जा कर लिया गया और हल्के हल्के ब्रिटिश अथॉरिटी दोबारा एस्टेब्लिश हो गई। सेंटर ऑफ रिवॉल्ट की बात करें, लखनऊ में, कानपुर में, ये सारी जगह, ग्वालियर में, ये सब जगह रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। लखनऊ अवध की कैपिटल थी और अवध मैंने बताया कि मॉल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे, करप्शन के नाम पे अनेक्स कर दिया गया। तो उसकी रानी है बेगम हजरत महल। वो अपने पर्सनल रीजन के लिए लड़ाई लड़ रही है। उनका रीजन क्या है? उनको अवध वापस चाहिए। तो इन्होंने, जो एक बेगम है राजा की, कानपुर में नाना साहिब की जो सैलरी है, पेंशन है, उसको बंद कर दिया गया। तो कानपुर में नाना साहिब ने रिवॉल्ट कर दिया। रिवॉल्ट बहुत छोटा था, कानपुर को ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया, बहुत ही वेंजेंस के साथ पूरे क्रश किया गया। लेकिन नाना साहिब भाग निकलते हैं। तांतिया तोपे जो उनके कमांडर थे, वो पूरी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखते हैं। तांतिया तोपे फाइनली हरा दिए जाते, अरेस्ट कर दिए जाते और हैंग कर दिए जाते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही हैं, अपने बेटे के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि वो उनका अडॉप्टेड सन है, रियल सन नहीं है। तो उनको गद्दी पे बैठाने से मना कर दिया ब्रिटिशर ने। ब्रिटिशर ने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लागू होती है और आपका ये रियल सन नहीं है, इसलिए नहीं रख सकते हम इसको गद्दी पे। देन ग्वालियर पे तांतिया तोपे अगेन रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ग्वालियर में लड़ाई काफी स्ट्रांग हुई। रानी झांसी रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई शेरों की तरह लड़ी। अब लेकिन रिसोर्सेस कम है, हार तो डेफिनेट थी। ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह लड़ रहे थे। तो ये सारे लोग लड़ रहे थे अपने अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए। सो ये थे लीडर्स और ये जिन्होंने क्रश किया। दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड लड़ रहे थे और उनके जनरल का नाम था बख्त खान। ऑफिशियल जिन्होंने सप्रेस किया, जॉन निकलसन। लखनऊ में बेगम आदाब अर्ज बेगम, बेगम हजरत महल लड़ रही थी, उनको अरेस्ट किया गया हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर में नाना साहिब, सर कॉलिन कैंपबेल। झांसी एंड ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तांतिया तोपे, जनरल ह्यूज रोज। बरेली में खान बहादुर खान, सर कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली, कॉलोनल ओनकेल। बिहार में कुंवर सिंह और विलियम टेलर। तो आपको ये ऑफिसर्स के नाम भी याद रखने हैं और साथ ही साथ कौन सा लीडर कहां लड़ रहा था, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब ये अपराइजिंग फेल क्यों हुई? अपराइजिंग फेल होने के बहुत सारे वजह थी, क्योंकि मोस्टली इंडिया इससे पार्टिसिपेट ही नहीं किया। नॉर्थ इंडिया को छोड़ के बाकी सारी जगह किसी का पार्टिसिपेशन नहीं है। हैदराबाद, मैसूर, त्रवणकोर, कश्मीर, राजपूत स्टेट, इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इवन कईयों ने तो ब्रिटिशर को सपोर्ट किया। उनको ऐसा लगा कि ब्रिटिश रहेंगे तो शायद उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा, लीडर बहुत है जी, नाम बहुत है, नाना साहिब है, तांतिया तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई इफेक्टिव लीडरशिप नहीं। सब अपने अपना लात घुसे मारे जा रहे हैं। कोई दिल्ली में लात चला रहा है, कोई झांसी में लात चला रहा है। लीडरशिप नहीं है। रिसोर्सेज लिमिटेड। ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स के पास मॉडर्न रिसोर्सेज, मॉडर्न गन्स। इंडियंस के पास ना मैन, ना मनी, ना आर्म्स, कुछ नहीं। साथ ही साथ मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया। एजुकेटेड मिडिल क्लास को ऐसा लगता था कि ये ब्रिटिशर हैं, ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं इंडिया में। अगर इंडिया में से ये ब्रिटिशर चले गए तो फिर से हम ऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे, हमारे देश में फिर से सती प्रथा स्टार्ट हो जाएगी, विडो को रीमैरिज करने से रोक दिया जाएगा। तो इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास को लगता था कि ब्रिटिशर एक्चुअली में इंडिया में है तो बेटर है। रिच मर्चेंट को लगता था कि ये बेटर है अगर ये लोग रहेंगे तो। ट्रेडर और जमींदार, जमींदार देखिए बंगाल में, इवन जमींदार को तो जॉब मिल रखी थी, जमींदार तो खुश ही थे एक तरीके से। तो ट्रेडर और बहुत सारे जमींदार ने तो बकायदा हेल्प की ब्रिटिशर्स की इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में। कोई कॉमन गोल ही नहीं है,
सब लड़ रहे हैं अपने अपनी वजह से, और जब कोई कॉमन गोल नहीं है तो यानी ये टीम नहीं हुई। क्रिकेट का मैच आपने देखा है, अब रोहित कहें कि जी मुझे सेंचुरी ही मारनी है, रोहित स्ट्राइक ही ना दे कोहली को, रोहित सेंचुरी भले ही मार ले, उसके बाद वो आउट हो जाए, या रोहित बोले कि हाँ जी मेरे को सेंचुरी फिनिश करनी है और आराम आराम से खेलने लग जाए 90s में आने के बाद, तो टीम का तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि गोल कॉमन नहीं है, टीम जीतना चाहती है, रोहित सेंचुरी बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल है ये। सो आपको कोई कॉमन आइडिया तो लेके चलना पड़ेगा, कोई गोल तो लेके चलना पड़ेगा ना, कि क्या चाहते हैं भैया आप। क्या है जी, ये गाड़ी है फंसी हुई भारत की, रानी अपनी तरफ से ट्रैक्टर खींचे पड़ी हैं, तांतिया तोपे भाई साहब अपना स्वराज वाला ट्रैक्टर लेके आए हैं, इधर कोई जॉन डियर ट्रैक्टर लेके आया है, इधर एचएमटी का ट्रैक्टर लेके आए हैं, और सब खींच रहे हैं जी। सबके अपने इंटरेस्ट हैं। रूलर ने ज्वाइन किया क्योंकि उनको अपने रीजन चाहिए थे, सिपाही ने ज्वाइन किया ये रिवॉल्ट क्योंकि उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था कि हमको इंफीरियर माना जाता है। सिविलियंस ने क्योंकि रिलीजियस इंटरफेरेंस था, रिलीजन को चेंज किया जा रहा था। पीजेंट्स क्योंकि वो जमींदार को हटाना चाहते थे, मनी लैंडर को हटाना चाहते थे। सब लड़े अलग अलग हैं जी, कोई मिलके लड़ ही नहीं रहा है, सब अपनी तरफ से ही धक्का लगा रहे हैं, दीवार तोड़नी है, कोई ऊपर से धक्का लगा रहा है, लात मार रहा है, कोई यहां से धक्का लगा रहा है, कोई इस साइड से धक्का लगा रहा है, कोई इस साइड से धक्का लगा रहा है। इसकी जगह अगर सब लोग मिलके यहां से धक्का लगाएं, ये तोड़ना चालू करें, तो शायद छेद हो जाता। ब्रिटिश का एडवांटेज इंपॉर्टेंट है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, सोसाइटी मॉडर्न है, इसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर में अलग अलग इन्वेंशन होते गए, टेलीग्राफ आया, पोस्टल कम्युनिकेशन आया, तो ये जल्दी मैसेज कम्युनिकेट कर सकते थे। अब कम्युनिकेट कर सकते थे तो मैसेज पास ऑन हो सकता था मिलिट्री जनरल्स के पास इजीली। उसके अलावा स्किल्ड ऑफिसर थे, एक्सपीरियंस जनरल थे, जो कि कोई फ्रांस में एक्सपीरियंस लेके आया है, कोई कहीं एक्सपीरियंस लेके आया है, साथ ही साथ मास्टर ऑफ सी हैं इंग्लिश, इनके पास नेवी रूट ओपन है, अपने सोल्जर को इंग्लैंड से इंडिया जल्दी ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक टेलीग्राम पोस्टल कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं, ताकि सोल्जर और कमांडर के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। इंडियंस के बीच में तो कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, इंडियंस तो मैरिड फैमिली की तरह है कि आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है, साथ ही साथ पुअर ऑर्गेनाइजेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन है, अनऑर्गेनाइज तरीका, अनकंट्रोल मैनर, तो ये सारी दिक्कत है इंडियंस के साथ जी। इंडियंस बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और वैसे भी जब कोई वजह जने हारे हो तो उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, और कोई जीता हो तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। आप देखिए, आप तभी जीत सकते हैं जब आपके लिए हुए स्टेप सक्सेसफुल होते रहे। तो ये सारी वजह थी। अब इसका रिवॉल्ट का क्या कोई आउटकम निकला? इवन दो इंडियंस हार गए, लेकिन आउटकम कुछ पॉजिटिव निकला। क्या पॉजिटिव आउटकम था? पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल बंद हो गया जी। ब्रिटिश क्राउन कह रहा है, रानी जी कह रही है तुम्हारे बस का बात नहीं है, अब हम लगान वसूलेगा। तो ब्रिटिश क्राउन में क्वीन ने बोला, क्वीन विक्टोरिया ने, पार्लियामेंट अब रूल करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी या उनके बोर्ड या उनके डायरेक्टर अब बंद। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनी थी, वो 1857 में खत्म हो गई। डायरेक्ट रूल होगा ब्रिटिश क्राउन का। लॉर्ड कैनिंग ने एक दरबार रखा इलाहाबाद में, इलाहाबाद जिसका नाम आजकल प्रयागराज है, वहां पे ये अनाउंस किया गया कि अब क्वीन विक्टोरिया के नाम पे यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरे एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। नए नए ऑफिसेस बनाए गए जो एक लिंक बनाएंगे इंग्लैंड की पार्लियामेंट में और इंडिया की जो गवर्नमेंट रूल कर रही है। इंडिया का जो हेड है उसको बोला जाएगा वॉइस रॉय, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट का एक मिनिस्टर होगा जिसको बोला जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट को इंफॉर्मेशन ये देगा जो एक एमपी है, और ये कनेक्ट रहेगा वॉइस रॉय से, ये और वॉइस रॉय दोनों मिलकर इंडिया में रूल करेंगे। साथ ही साथ रिलीजियस टॉलरेंस दी गई। ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि इंडिया में इंडिया के लोगों को रिलीजन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज मैंने बता दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अबॉलिश कर दिया गया।
इंडियन रूलर से कहा गया आपके एरिया को कैप्चर हम नहीं करेंगे, जो अब तक हो गया, अब कैप्चर नहीं करेंगे। इंडिया के जो अडॉप्टेड सन थे राजाओं के, उनको बोला गया आपको मान लिया गया। प्रभु, आपकी दावेदारी को हम दिल से स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ उन राज्यों के मिलिट्री ऑफिसर्स को हटाया गया जिन्होंने रिवॉल्ट किया था, यानी बंगाल की आर्मी का डोमिनेंस खत्म किया गया, यूपी की आर्मी का डोमिनेंस खत्म किया गया और हायर किए गए पंजाबी, मुल्तानी, गोरखा, इन सबको। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का नेचर कैसा था? क्या कुछ पॉजिटिव थे रिवॉल्ट के नेचर में या कुछ नेगेटिव थे? ये सारी चीजें हमने बात करनी है। देखिए, नेचर को आप कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक इंडिविजुअल ले लीजिए, ऐसा हो सकता है कि आपका वो बहुत अच्छा फ्रेंड है, आप उसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन आपके फादर या आपकी मदर कहते हैं कि नहीं, ये अच्छा लड़का नहीं है, इससे दोस्ती बंद कर दो। और लोग अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। तो वैसे ही ये पूरे रिवॉल्ट का अलग अलग ओपिनियन है हिस्टोरियन की नजर में। ठीक है, जैसे आपकी खुद के अंदर की पर्सनैलिटी देखिए, आप कभी गुस्से में रहते हैं, आप कभी खुश रहते हैं, आप कभी इरिटेटिंग हो जाते हैं, कभी आप सैड हो जाते हैं। तो जैसे आपकी पर्सनैलिटी में मल्टीपल फ्लेवर हो सकते हैं, वैसे ही नेचर ऑफ रिवॉल्ट के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। या फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल ने शर्ट पहन रखी है, आगे से जिसका रंग है ब्लैक, पीछे से प्योर है व्हाइट। आगे वाले ने कहा कि ये जो आगे से एक जने ने देखा, पीछे से एक जने ने देखा, अब ये दोनों साथ में खड़े हुए हैं, दोनों फ्रेंड हैं। दोनों, आगे वाले ने कहा कि तूने देखा वो ब्लैक शर्ट? उसने कहा मैंने तो ब्लैक शर्ट नहीं देखी, वो तो व्हाइट शर्ट थी। ब्लैक वाला कह रहा नहीं, व्हाइट ब्लैक थी। व्हाइट वाला कह रहा नहीं, व्हाइट थी। दोनों अपने लड़ते रहेंगे क्योंकि दोनों ने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखा है। तो नेचर ऑफ रिवॉल्ट भी यही है कि आप किस चीज को कंसीडर करते हैं। अगर आप ब्रिटिश ऑफिशियल हैं तो आप ये कहेंगे ना कि हम तो अच्छा कर रहे थे जी, हम तो आपकी चीज को चेंज कर रहे थे, हम तो अच्छा रूल दे रहे थे, ये इंडियंस की कॉन्स्पिरेसी थी हमको हटाना, ये हिंदू और मुस्लिम मिल के हमको हटाना चाहते थे। और इंडियंस क्या बोलेंगे कि ये जो ब्रिटिशर है हमको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हम इसीलिए इनके खिलाफ लड़े। ब्रिटिशर कोशिश करेंगे कि इस पूरे रिवॉल्ट को अंडर प्ले किया जाए, इंडियंस कोशिश करेंगे कि इस पूरे रिवॉल्ट को हाईलाइट किया जाए कि हाँ जी, ब्रिटिशर गलत रूल कर रहे थे। तो ये सारा क्लैश था। सबसे पहले वीर सावरकर की बात करते हैं। वीर सावरकर बोले कि ये वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इन्होंने बुक लिखी और उन्होंने कहा कि ये जो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, 1857 की लड़ाई थी, छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये आजादी की लड़ाई थी। ब्रिटिश रूल जो कि एक अनजस्ट था, अप्रोसिव रूल था, उसके खिलाफ इंडियंस लड़े। अब इस किताब को बैन कर दिया गया। मैडम बिकाजी कामा इसको अपने साथ ले गई, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, सब जगह इसको पब्लिश कराया और बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ने इस बुक को पढ़ा और इंस्पिरेशन ली। देन हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स के कुछ रिव्यूज की। रीस कह रहे हैं कि ये वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी है, बट ये स्टेटमेंट ऑफ रीस अपने आप सक्सेस, देखिए इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये कोई रिवॉल्ट ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी को टारगेट कर रहा था। ये ये एक्चुअली में जो भी ब्रिटिश के साथ एसोसिएटेड थे, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको टारगेट कर रहा था। तो इवन बहुत सारे कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी क्रिश्चियनिटी के इम्पोजिशन के खिलाफ थे। आउटरोम का कहना है, दूसरे रिसर्चर है आउटरोम जी, कह रहे हैं कि ये मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी। मुस्लिम्स चाहते थे इंडिया से हट जाए और मुस्लिम्स ही हैं जो लीड कर रहे थे, चाहे दिल्ली ले लो, चाहे और बहुत सारी जगह ले लो। जो सिंबॉलिक है वो बहादुर शाह जफर ही हैं। तो ऑट्रम का कहना था कि ये मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी, बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में दोबारा से मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश करना चाहते थे। डिसरेली कह रहे हैं कि ये नेशनल रिवॉल्ट है। डिसरेली का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। होम्स कह रहे हैं कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड बारबेरियन है। लॉरेंस एंड सीलिंग कह रहे हैं कि हाँ जी, ये मिलिट्री रिवॉल्ट तो नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा है। इसके बहुत सारे व्यू पॉइंट हैं और इंडियन और फॉरेन ब्रिटिश हिस्टोरियन दोनों अपने व्यू पॉइंट में डिफर करते हैं।
एसएन सेन कह रहे हैं कि ये मिलिट्री रिवोल्ट है। इन्होंने कहा ये सिर्फ सिपाही म्यूटनी है जिसमें कुछ और लोगों ने थोड़ा मोड़ा पार्टिसिपेट किया। यानी ओरिजिनल रंग तो व्हाइट था, उसमें हल्का सा पिंक किसी ने मिला दिया है, हल्का सा रेड मिला दिया है, पर ओरिजिनली ये टोटल व्हाइट ही है। तो ये इनका कहना था एसएन सेन का। आरसी मंजुमदार ने बहुत स्टडी की और उन्होंने कहा कि ना तो ये फर्स्ट है, ना ही ये नेशनल है, और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। यानी ये सावरकर की बात को करेक्ट कर रहे हैं। इनका ये कहना था कि ये फर्स्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वेलोर म्यूटनी हो चुकी है और बहुत सारी सिविल अपराइजिंग हो चुकी है, ट्राइबल अपराइजिंग पहले हो चुकी है। तो अगर 1857 से ऑलरेडी पहले हो चुकी है तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता। नेशनल क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया में जब तक मुगल एम्पायर थी तब तक तो वो एक एरिया को रूल करते थे और एक आइडेंटिटी थी इंडिया की। बट जैसे ही मुगल एम्पायर गया पूरा इंडिया तो फ्रेगमेंट हो चुका है। तो जो ये इंडिया है, इंडिया बचा ही कहां, नेशन है ही नहीं, तो नेशनलिस्टिक रिवॉल्ट कैसे हो गया। और जब क्योंकि ये नेशनलिस्टिक रिवॉल्ट नहीं है तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो नहीं सकता। सो ये सारी वजह थी। इनका ही मानना था कि नेशनलिज्म का तो कोई आइडिया, कोई सिग्निफिकेंस था ही नहीं। इनका ये भी कहना था क्योंकि ये पूरे नॉर्थ इंडिया तक ही लिमिटेड था, इसलिए ये नेशनलिस्टिक रिवॉल्ट नहीं हो सकता। जी भाई, आप 100 में से सिर्फ 25 नंबर ला रहे हैं, यानी पूरे 100% इंडिया में से सिर्फ 25% पार्टिसिपेट कर रहा है, आप इसको नेशनलिस्टिक मूवमेंट कैसे कहेंगे। उसके अलावा इनका कहना था कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया नहीं पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे रूलर्स पार्टिसिपेट नहीं किए, तो इसको नेशनलिज्म के रूप में नहीं देखा जा सकता। अब मॉडर्न व्यू की बात करते हैं। मॉडर्न व्यू सबसे ज्यादा रेशनल, पढ़ा लिखा है ना मॉडर्न, तो मॉडर्न क्या कह रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फैक्टर हो सकता है। उनका कहना था कि एनिमी एक है, एनिमी ब्रिटिशर है, वजह सबकी अपनी अलग अलग हो सकती है। तो इनको यूनाइट करने वाली वजह जो थी वो ये थी कि इनका एनिमी सेम है। एनिमी कौन है, ब्रिटिशर या उनके साथ एसोसिएटेड लोग। सबके अपने अपने ग्रीवेंसेस थे। पीजेंट्स के अपने ग्रीवेंसेस थे, आर्टिसन के अपने ग्रीवेंसेस थे। आर्टिसन के ग्रीवेंसेस क्या थे, उनकी जॉब चली गई थी। राजा और नवाब की ग्रीवेंसेस थे कि उनका एरिया चला गया था। तो सबके अपने अपने ग्रीवेंसेस थे, लेकिन एनिमी डिसाइडेड था। एनिमी कौन है जी, ब्रिटिश एम्पायर। ये जो व्हाइट स्किन वाले लोग हैं ये हमारे दुश्मन है। सो रिवॉल्ट को समराइज किया जा सकता है, डिफरेंशियल ऑफ फैक्टर बट अ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजों को इस तरीके से हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ते हैं। क्या ये सिपाही म्यूटनी थी, नहीं, इसमें बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व थे। इस स्टेटमेंट को हम नहीं मान सकते। सिपाही वाला पार्ट इमीडिएट कॉज तो था, लेकिन इसकी और बहुत सारी कॉज थी और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने सारी चीजों को देखना है कि ये सिपाही म्यूटनी से बहुत बढ़ के थी। क्या ये हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी, नहीं थी, हमने पता है ये हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि देखिए मुगल रूलर बहादुर शाह को छुड़ाने हिंदू सोल्जर जा रहे हैं, बट क्या ये रिलीजन के नाम पे लड़ रहे हैं, नो, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी रिलीजन के नाम पे। ये अपने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से लड़ रहे थे, तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। कोई एविडेंस है ही नहीं इसके फेवर में कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब आपको प्लान करना होता है ना, आप कोई साजिश रचेंगे तभी तो कॉन्स्पिरेसी होगी। यहाँ तो कोई कॉन्स्पिरेसी क्या, यहाँ कोई प्लानिंग ही नहीं है। जब प्लानिंग ही नहीं है तो कॉन्स्पिरेसी कहां से हुई। क्या ये वॉर ऑफ रेसेस था बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसे दिखाते हैं, और फॉरेन हिस्टोरियन उनका कहना है कि ब्लैक एंड व्हाइट्स के बीच की लड़ाई थी। ये इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन है, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट की लड़ाई नहीं थी। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश वॉर कैंप में बहुत सारे इंडियन सोल्जर लड़ रहे हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट की लड़ाई तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्हाइट के फेवर में बहुत सारे ब्लैक्स लड़ रहे हैं। इंडियन सोल्जर किन के लिए लड़ रहे हैं, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट की लड़ाई भी नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं ये फ्यूडलिज्म एंड इंपेरियलिज्म की लड़ाई थी। यानी इंडियन जमींदार
जो कि फ्यूडल लॉर्ड थे, वो इंपेरियल पावर के खिलाफ लड़ रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू काफ़ी अच्छे हिस्टोरियन माने जाते हैं। उनका ये व्यू पॉइंट था और इसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक सच्चाई भी थी। मौलाना आज़ाद ये कह रहे थे कि ये स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है और इसमें कोई कम्युनल बायस नहीं है। इसमें कोई कम्युनल बायस है नहीं, रादर देन सेंस ऑफ यूनिटी है। सो ये अलग-अलग लोगों के अलग-अलग ओपिनियन है और सबसे ज़्यादा डॉक्टर मजूमदार और डॉक्टर सेन ने इस पे काफ़ी रिसर्च की है और इन्हीं के अपने-अपने ओपिनियन थे कि हाँ जी, ये एक्चुअली में मोर देन सिपॉय रिवॉल्ट था, लेकिन ये नेशनलिस्टिक रिवॉल्ट से थोड़ा कम था। ये कोई ना कोई मिडल पाथ था। सो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। देन अब इसका आउटकम क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अनाउंस किया गया कि अब रूल करेंगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश रानी विक्टोरिया जी, रानी साहिबा रूल करेंगी। सो ये था आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो। हमने सारे एक्सपेक्ट को कवर किया। बैकग्राउंड क्या था, फाउंडेशन क्या थी, कॉज क्या थी, आउटकम क्या था, सारी चीज़ें ए टू जेड हमने डिस्कस किया है। यानी पौधा छोटे से बीज से लेके बड़ा पेड़ बनाया हमने। कोई भी डाउट हो कि किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग तो पूछ लीजिएगा थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू चैट, थ्रू फेसबुक पेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीएससी। इसको यहीं रैप अप करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।